Hello everyone. Today we are going to discuss the PYQ from chapter Environment. So the first question here is the depletion of ozone layer is a cause of concern. Why? तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एक कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है? तो हमने चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस किया था कि ओजोन लेयर जो होती है हम यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। यूवी रेडिएशन जो अर्थ तक पहुंचती है, ठीक है, सन से जो यूवी रेडिएशन निकलती है जो कि कहाँ पहुंचती है आपकी अर्थ तक, इस स्ट्रेटोस्फेयर में हमने पढ़ा था प्रेजेंट होती है ओजोन, जो कि हेल्प करती है इस यूवी रेडिएशन को अर्थ तक आने में, यानी इसे रोकने का काम ये करती है। ठीक है, क्योंकि इस यूवी रेडिएशन से स्किन कैंसर, हमने पढ़ा था कि स्किन कैंसर कॉज होता है। ठीक है, यूवी रेडिएशन एक हार्मफुल रेडिएशन है जो स्किन कैंसर कॉज करती है, कैटरैक्ट और इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन लाइक इम्पैक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम, इन चीजों पे ये अफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिविटीज, ये एक पैरा दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया गया, व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंजर्व अवर एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट को कंजर्व करना क्यों जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन एंड ब्लू डस्टबिन इन द सेफ डिस्पोजल ऑफ द हाउस होल्ड वेस्ट। तो ग्रीन और ब्लू डस्टबिन का क्या यूज होता है और इसमें कैसे वेस्ट आप डालोगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, द थर्ड क्वेश्चन इज लिस्ट टू वैल्यूज एग्जिबिटेड बाय योर क्लासमेट हु इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ इको क्लब मेंबर। ठीक है, इको क्लब ऑफ योर स्कूल। सो द आंसर इज, एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि हम अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करना मस्ट है। ये क्या करता है, इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी है जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है, हमें क्लीन एयर, वाटर और क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं प्रोवाइड करता है, सेफ गार्डिंग द वेल बींग ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। ग्रीन और ब्लू डस्टबिन जो होती हैं, ग्रीन बिन्स में हम ऑर्गेनिक वेस्ट डालते हैं जो कि प्रमोट करता है कंपोस्टिंग। ठीक है, तो कंपोस्टिंग क्या होता है, अगर इसको हम अंडरस्टैंड करें तो कंपोस्टिंग कहा जाता है कि अगर आप अपने घर के जो भी हाउस होल्ड जो भी चीजें निकल रही हैं, पील्स या लीव्स हैं जो ट्रीज से गिर रही हैं, इनको आप जो है मिट जो सॉइल है इसको डिग करके इसकी एक लेयर आप इसकी डाल दो, देन इसके ऊपर देन आप फिर सॉइल की लेयर डाल दो। ठीक है, ये क्या है आपका ऑर्गेनिक जो भी चीजें आपके घर से निकल रही हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमने सॉइल डाल दिया, तो ये जो भी आपने पील्स वगैरह जो भी थे, पील्स, वेजिटेबल पील, फ्रूट्स पील, वॉटेवर, या लीव्स जो है, इनको आपने डाला, देन सॉइल को इसके ऊपर से स्प्रेड कर दिया। तो ये क्या होता है, माइक्रोब्स का एक्शन यहाँ पे होगा और ये इसको कंपोस्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कंपोस्ट। क्या ये कंपोस्ट का फंक्शन क्या होता है, एज ए मेन्योर यूज होता है। ठीक है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ब्लू बिन्स आर फॉर रिसाइकलेबल, रिड्यूसिंग लैंडफिल बर्डन। और जो ब्लू बिन्स होती हैं, ग्रीन बिन्स में हमने ऑर्गेनिक वेस्ट डाले जो कि कंपोस्टिंग को प्रमोट करता है। ब्लू बिन्स क्या होता है, जो चीजें को हमें रिसाइकल करना है। ठीक है, जो चीजें रिसाइकल करनी है उसमें हम डालते हैं। और प्रॉपर जब हम डिस्पोज करेंगे चीजों को डिवाइड करके डिस्पोज करेंगे, तो जो लैंडफिल्स है, जगह जगह कूड़े इकट्ठा है हमारे हमारे आसपास, ये चीजें क्या होंगी, रिड्यूस होंगी। ठीक है, वैल्यूज ऑफ एन इको क्लब मेंबर, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, एक्टिव पार्टिसिपेट इन इको क्लब शोज ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, यानी एक्टिवली इन्हें पार्टिसिपेट करना होता है। ये क्या दिखाता है कि हम अपने इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसमें चेंजेस के लिए इसमें एक्टिव हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दूसरा, being the part of a club indicate a willingness to collaborate with others for a common cause, fostering teamwork and community spirit. Next question, in the following food chain, यहाँ ये इस तरह के क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं, रिपीटेशन में क्वेश्चन आते हैं कि अगर 220,000 जूल एनर्जी अवेलेबल है प्लांट्स को, जो कहलाते हैं आपके प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल भी होता है, फर्स्ट ट्रॉपिक T1 जिसे हम कहेंगे। हाउ मच एनर्जी शुड वुड बी अवेलेबल टू मैन इन दिस चेन। तो हम अगर ट्रॉपिक लेवल डिवाइड करें तो ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। ठीक है, तो 10% लॉ के अकॉर्डिंग अगर
जो फर्स्ट स्टेप है वहां पे 20,000 जूल एनर्जी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका 10% ही, यानी 10/100। ओके, इतना ही नेक्स्ट लेवल को प्रोवाइड होगा। तो नेक्स्ट लेवल दैट इज शीप। तो शीप को कितना मिलेगा? आप अगर यहाँ से इसको कट कर दो, एक जीरो यहाँ से हमने कटा, तो शीप को मिला 2,000। ठीक, फिर इसका हम 10% निकालेंगे, 10/100। यहाँ से फिर से आपका दो जीरो कट हो गया, तो आपको मैन को कितना मिला? दैट इज 200 जूल ऑफ एनर्जी। तो मैन को कितना मिला? 200। यानी जितना ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा उतना एनर्जी जो है कम प्रोवाइड होगी। जो हाईएस्ट लेवल होता है उसमें ट्रॉफिक लेवल को कम एनर्जी प्रोवाइड होती है, क्योंकि 10% लॉ के अकॉर्डिंग 10% एनर्जी आगे भेजी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। You, being an environmentalist, are interested in contributing towards the conservation of natural resources. List 4 activities that you can do on your own. यानी हम इन्वायरमेंट को अगर हमें सेव करना है, हमें कोई कंट्रीब्यूशन देना है, तो हम क्या 4 एक्टिविटीज हम क्या परफॉर्म करेंगे? हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे इंस्टेड कि हम अपना पर्सनल व्हीकल लेके जाएं। दूसरा, हम वो क्लोथ या वो एसेसरीज, वो आर्टिकल्स नहीं पहनेंगे जिससे जो एनिमल स्किन से बने हों या एनिमल्स के किलिंग के बाद वो बने हों। ठीक है, यूजिंग एनर्जी इफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को सेव, या आप एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस हम यूज करेंगे। ठीक है, लाइक एलईडी बल्ब्स हम घरों में यूज करते हैं। ठीक है, थर्मोस्टेट्स का हम यूज करते हैं ताकि पानी गर्म लंबे टाइम तक रहे, बार बार इसमें हीटिंग ना देनी हो। तो एनर्जी क्या हो रही है इससे? कंजर्व। इंश्योरिंग नो लीकेज ऑफ वाटर टैप्स एंड पाइप्स एट होम। यानी वाटर टैप्स, कहीं पे आपके अगर टैप्स खराब हैं इन केस, तो उनको हम जल्दी से जल्दी सही कराएंगे, जल्द से जल्द। या पाइप्स कहीं लीकेज है घर में, तो उसको जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे? इसका रिपेयर कराएंगे। और इन केस हमारे टैप से वाटर, कहीं पे हम गुजरते हैं वहां भी टैप से वाटर जा रहा है, या हमारे घरों में टैप से वाटर गिर रहा है, तो उस टैप को हम, उस लीकेज को बंद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन वी हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल? सजेस्ट एनी 3 मेथड्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 मेथड में फर्स्ट मेथड कहा जा रहा है कि हम 3 Rs को लेंगे। 3 Rs क्या है? कि रिड्यूस सिंगल यूज आइटम, यानी जो एक सिंगल टाइम को इसी आइटम को यूज करके देन थ्रो कर दिया जाता है, इस चीज को हम रिड्यूस करेंगे। ऐसे आइटम्स हम यूज नहीं करेंगे, मिनिमम यूज करेंगे। रीयूज प्रोडक्ट्स वेन एवर पॉसिबल, हम वो जो एक प्रोडक्ट हमने एक बार यूज किया इसको दोबारा यूज करने का ट्राई करेंगे। और मटेरियल्स का रिसाइकल, यानी एक बार हमने यूज किया तो इसे थ्रो ना करके इसे रिसाइकल करेंगे। ठीक है, यानी सिंगल यूज को अवॉइड करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट को रीयूज करेंगे और रिसाइकल करेंगे। दूसरा क्या है? प्रमोट कंपोस्टिंग। हमारे घर में जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट करेंगे। क्रिएट न्यूट्रिएंट रिच सॉइल एंड डाइवर्ट वेस्ट फ्रॉम लैंडफिल्स। यानी जगह जगह हम कूड़े घर के बाहर अपने फेंकते हैं, इकट्ठा होते देखते हैं, तो हम जो हमारे घरों में कूड़े होते हैं उनके लिए या म्यूनिसिपैलिटीज जो होती हैं उन्हें डिफरेंट बिन्स होनी चाहिए, जिसमें डिफरेंट जो वेस्ट होते हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट एक बिन में जाए आपके, और ब्लू बिन्स, रेड बिन्स, ग्रीन बिन्स, डिफरेंट बिन्स होती हैं, इनमें हम जो हमारे घर के वेस्ट हैं उनको थ्रो करें ताकि ये प्रॉपर रिसाइकल रीयूज हो जाए। ठीक है, कम्युनिटी एंगेजमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखें, अपने आसपास के एरिया को कैसे क्लीन रखें, इसकी हमें लोगों को अवेयरनेस देनी होगी, इसकी एजुकेशन लोगों में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। डिफाइन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से आप क्या समझते हो? तो चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया है कि इकोसिस्टम एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। ये भी हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है कि एक इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में हमने देखा था इकोसिस्टम। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि इकोसिस्टम्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी बायोटिक और एबायोटिक चीजें होती हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट की, दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। ब्लॉक डायग्राम में क्या हमने देखा था कि प्रोड्यूसर दैट इज प्लांट्स से एनर्जी। ठीक है, प्रोड्यूसर्स से कहाँ जाती है? कंज्यूमर्स तक।
कंज्यूमर आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। इन तक एनर्जी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर तक एनर्जी ऐसे फ्लो होती है। एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसके अंदर ये ब्लॉक डायग्राम शो किया गया है, चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या अंडरस्टैंड करते हो? List two advantage associated with water harvesting at the community level. Write two cause for the failure of sustained availability of groundwater. ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस, जहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी स्पेशली होती है, लाइक द एरियाज ऑफ राजस्थान। ठीक है, वहां पे क्या किया जाता है? वाटर हार्वेस्ट किया जाता है, उस यानी रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है, उसे स्टोर किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है, कम्युनिटी लेवल पे इसके एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे मेंशन है आपके, फिर कॉज ऑफ ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम टू इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो दो इंडस्ट्रीज के नेम जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो पहला तो हमारा हो गया पल्प एंड पेपर। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री जो होती है। दूसरा क्या होता है? जो मेडिसिन हम ऑब्टेन करते हैं, दैट इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एसेंशियल फंक्शन ऑफ परफॉर्म बाय ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ओजोन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? चैप्टर के अंदर हमने डिटेल डिस्कशन किया था इसके बारे में कि ओजोन जो होता है हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेडिएशन, जो कि एक हार्मफुल रेडिएशन है, सन से आती है। क्या पीछे भी अभी हमने क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया। हाउ इट इज प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस होती है? तो यूवी रेडिएशन हमने पढ़ा था कि जब यूवी रेडिएशन, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है इस पे यूवी रेडिएशन पड़ती है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम में स्प्लिट कर जाता है, और ये एटम जो होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ के बनाता क्या है? ओजोन की लेयर बनाता है। और ये ओजोन की लेयर होती किस स्फीयर में है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर्स में। सिंथेटिक केमिकल मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉप ऑफ अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर, ये भी हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। सीएफसीज मेजरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मीथेन के बारे में हमने पढ़ा था, और अदर चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, आपको टेक्स्ट के साथ ये मिल जाएंगी। हाउ कैन द यूज ऑफ दिस केमिकल बी रिड्यूस्ड, तो इनका यूज कैसे रिड्यूस होगा कि हम इसके अल्टरनेटिव्स यूज करें। ठीक है, इनके अल्टरनेटिव्स यूज करें, ऐसे रेफ्रिजरेटर्स और हम एसीज यूज करें जिसके अंदर सीएफसी का यूज ना हो, उसके कुछ अल्टरनेटिव्स हम यूज करें। कि आपको रिटन टेक्स्ट मिल जाएगा इस फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल वाटर बॉडीज आर नॉट रेड, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेशन में पूछा गया है कई साल, कि नेचुरल वाटर बॉडीज जो हैं उनको रेगुलर क्लीन करने की जरूरत नहीं होता, बट जो एक्वेरियम आपने घर में रखा हुआ है उसको रेगुलर क्लीनिंग की जरूरत होती है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो रीजन क्या है? कि नेचुरल वाटर बॉडीज जो होती है वो सेल्फ सस्टेनिंग होती है। सेल्फ सस्टेनिंग यानी नेचर ने उसमें बायोटिक, ए बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं और जो डिकम्पोजर्स हैं उनका जो बैलेंस है बिल्कुल प्रॉपर बैलेंसिंग है, वो सेल्फ सस्टेन करते हैं, जो नेचुरल वाटर बॉडीज होती है लाइक पॉन्ड्स, लेक्स। ठीक है, और जो एक्वेरियम आपने बना रखा दैट इज, ये क्या है? नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन मेड है, तो इसकी प्रॉपर क्लीनिंग जरूरी होती है ताकि जो वेस्ट निकल रहे हैं उनको रिमूव किया जाए, और जो वाटर बॉडीज में जो भी आपके जो भी फिशेज हैं, जो भी चीजें आपने उसमें रखी हैं वो प्रॉपर उनकी ग्रोथ हो सके। आपको फूड प्रोवाइड करना होता है टाइम टू टाइम, जबकि नेचुरल जो वाटर बॉडीज होती है सब चीज नेचुरली वहां पे नेचर की वो सेल्फ सस्टेनिंग होती हैं। ठीक है, सेल्फ सस्टेन यानी खुद वो सस्टेनेंस उनका होता है, कोई आउटर सोर्स नहीं होता जो उनको हेल्प करता है उसकी सस्टेनिंग में, उनके सर्वाइवल में। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? क्या होगा अगर ये डिकम्पोजर कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिए जाए आपके इकोसिस्टम से? तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? हमने चैप्टर में के अंदर पढ़ा था कि डिकम्पोजर्स फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं ये डिकम्पोजर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं हमारे हमारे इन्वायरमेंट में या फॉरेस्ट के अंदर अगर आप चले जाओ तो जितने भी वेस्ट होते हैं लाइक ह्यूमन बॉडी हुई या एनिमल डेड कर जा रहे हैं, प्लांट्स फॉल कर जा रहे हैं, प्लांट की डेथ हो रही है,
इन सबको डिकम्पोज करने का काम किसका होता है? डिकम्पोजर्स का। अगर ये डिकम्पोजर्स ना रहे इन्वायरमेंट में, तो इनकी जो चीजें को डिकम्पोज होना है, डिकम्पोज मतलब होता है ब्रेकिंग, टूटना किसी चीज का, वो चीजें ब्रेकिंग उनकी नहीं होंगी, ठीक है, वो टूटेंगी नहीं और इन्वायरमेंट में वो एज अ वेस्ट ऑल एज सच पड़ी रह जाएंगे, ठीक है। हाउ इज ओजोन फॉर्म इन द अपर एटमॉस्फेयर? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये टेक्स्ट फॉर्म में आपको चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी से आप क्या अंडरस्टैंड करते हो? तो बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स होता है लाइफ से, ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंट, तो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स इन वन प्लेस इंक्लूडिंग वेरियस जीन्स स्पेसीज एंड इकोसिस्टम्स। फॉरेस्ट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, ठीक है, तो यूनिक होम फॉर देम, जो उनके लिए एक यूनिक होम बनाता है कौन? फॉरेस्ट। टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन, दो फैक्टर क्या है? एक तो आपका डिफॉरेस्ट कॉजिंग क्या है कि वुड्स, लकड़ियों की डिमांड्स जो होती हैं और लैंड्स की रिक्वायरमेंट जो होती है, ये दो रीजन हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इन यहाँ पे मेंशन है आपका कटिंग डाउन ट्रीज फॉर फार्मिंग एंड वुड इज ए बिग प्रॉब्लम। फार्मिंग के लिए या वुड के लिए आप कह सकते हो लैंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, और वुड्स की रिक्वायरमेंट के लिए, लैंड्स रिक्वायरमेंट दैट इज हाउसिंग, घर बनाने के लिए, ठीक है, इनको हटाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड चेन से आप क्या अंडरस्टैंड करते हो? फ्लो ऑफ एनर्जी एंड इकोसिस्टम इज यूनी डायरेक्शनल, ये भी हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। एक्सप्लेन ब्रीफली। तो फूड चेन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। फूड चेन में क्या होता है? ये एनर्जी का ट्रांसफर होता है, स्टेप्स, ये फूड चेन क्या होती है? स्टेप्स होती है एनर्जी ट्रांसफर होने की, ठीक है। यूनी डायरेक्शनल फ्लो क्यों होता है? यूनी डायरेक्शनल फ्लो इसलिए होता है कि प्रोड्यूसर से जो एनर्जी आपकी प्राइमरी कंज्यूमर को पहुंच गई, ठीक है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर को पहुंची, ये एनर्जी वापस लौट के प्रोड्यूसर तक या कंज्यूम सेकेंडरी कंज्यूमर से प्राइमरी कंज्यूमर पे वापस नहीं जाती है, ठीक है। इस एनर्जी का जो फ्लो होता है वो प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर को ट्रांसफर होती है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफ होते हैं तो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते, जो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पर अपने फूड के लिए, ठीक है। तो प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी कौन होते हैं? इनको हम कहते हैं कि हर्बीवोर्स हैं। प्राइमरी कौन हो गए? हर्बीवोर्स, चाहे चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। वाई शुड नेशनल पार्क्स बी अलाउड टू रिमेन देयर प्रीस्टाइन फॉर्म? प्रीस्टाइन फॉर्म का मतलब होता है अपने ओल्ड फॉर्म में इनको रहने की जरूरत क्यों है नेशनल पार्क को? क्योंकि रीजन इसका क्या है कि नेशनल पार्क्स रिमेन प्रिजर्व्ड फॉर डाइवर्सिटी, इनका कंजर्वेशन हो सके, इनको हम जो भी लाइफ फॉर्म्स वहां रहते हैं उनको हम कंजर्व कर सकें, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, और रिसर्च और सपोर्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज रीयूज ऑफ मटेरियल बेटर देन रिसाइकलिंग? किसी चीज का रीयूज जो होता है उसमें कोई एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता, हमने किसी चीज को एक बार यूज किया फिर हम उसे दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज आप रिसाइकल करते हो, ठीक है, तो रिसाइकलिंग के लिए एनर्जी कंजप्शन होता है, यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो रीयूज इज मच बेटर देन रिसाइकलिंग। तो पहला हमारा जो प्रेफरेंस होता है, हम रीयूज का प्रेफरेंस देते हैं, देन हम रिसाइकलिंग जो होती है सबसे लास्ट में हम इसको रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर एनर्जी, ठीक है। List four steps you would suggest to reduce the consumption of energy. So rising energy demand harms the environment, deplete resources, increasing greenhouse gases, and can lead to conflict over energy sources, affecting global climate and sustainability, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है सस्टेनेंस, सर्वाइवल। टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन कंसीडर फॉलोइंग फोर स्टेप।
एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस हमें यूज करने चाहिए, स्मार्ट थर्मोस्टेट्स का यूज करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन हैबिट्स हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, कि हम एनर्जी को कंजर्व करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ ग्राउंड वाटर? ग्राउंड वाटर को सस्टेन, अंडरग्राउंड वाटर को सस्टेन करने के लिए किस चीज की जरूरत है? एफोरेस्टेशन। ओके, लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर, ये सारे पॉइंट्स नहीं होंगे। एफोरेस्टेशन, जितना ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करेंगे तो अंडरग्राउंड वाटर जो होगा उसका सस्टेनेंस होगा। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, इनकम्प्लीट कंबशन क्या कॉज करता है? इंक्रीज एयर पोल्यूशन, ट्रू, एयर पोल्यूशन कॉज होगा। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मशीन, नो। रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज करेगी नॉट रिड्यूस। प्रोड्यूस पॉइजनस गैस, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन जो होता है पॉइजनस गैस को प्रोडक्शन करती है। तो ए एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर इंटेंसिव क्रॉप? तो जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो राइस हम जानते हैं, ऑलवेज हम देखते हैं कि राइस फील्ड जो होती है उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उनकी फील्ड जो होती है पानी से भरी होती है। तो व्हीट और राइस, नो, व्हीट के अंदर हम नहीं देखते। शुगर केन एंड राइस, दिस इज द करेक्ट आंसर। द मोस्ट पॉइजनस प्रोडक्ट फॉर्म बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, इनकम्प्लीट कंबशन फॉसिल फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन से कौन सा पॉइजनस प्रोडक्ट बनता है? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। Bandras and Tals are age-old water harvesting complex या structures found in महाराष्ट्र। ओके, अब यहाँ पे आपको कह रहा है एक फूड चेन आपको कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें 4 ट्रॉफिक लेवल हो, और ये फूड चेन कैसी है? टेरेस्ट्रियल है, यानी लैंड पिच है। फूड चेन जो होती हैं वो वाटर में भी होती हैं, एक्वाटिक भी होती हैं और आपकी टेरेस्ट्रियल भी होती है। तो यहाँ आपसे कह रहा है कि टेरेस्ट्रियल फूड चेन का आपको, जिसमें 4 ट्रॉफिक लेवल्स हो, बनानी है। What will happen if we kill the all organism in first trophic level, in one trophic level? यानी किसी एक ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को अगर आप किल कर दोगे तो क्या होता है? नेक्स्ट है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेन एट द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, विच द एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेन एट द सेकंड ट्रॉफिक लेवल इज 2000 जूल। यानी फर्स्ट से सेकंड, सेकंड को कितनी प्रोवाइडेड है? 2000 जूल। देन सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। पूछ कहा क्या रहा है आपसे कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को कितनी एनर्जी प्रोवाइडेड होगी, तो आप इसका 10% निकाल लोगे। ठीक है, तो ये एक जीरो कट जाएगा, देन एक जीरो और कट जाएगा। कैसे? 2000 है, इसका 10%, एक जीरो यहाँ से गया आपका और एक जीरो यहाँ से गया, दैट इज 200 इसके लिए अवेलेबल होगी, 200 जूल। और देन नेक्स्ट स्टेप में आप जाओगे तो 10 और कट हो जाएगा, दैट इज 20 जूल। 20 जूल एनर्जी जो है बचेगी आपकी फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के लिए। ठीक है, जैसे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हो एक जीरो आपका रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा। ट्रॉफिक लेवल की फूड चेन, इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को एक ट्रॉफिक लेवल पे आप किल कर दे तो क्या होगा? एक एक फ्लो होता है एनर्जी का इकोसिस्टम में। ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल से ये एनर्जी का फ्लो होता है। अगर एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे आप किसी और इस पूरे ट्रॉफिक लेवल को आप हटा देते हो, इसको किल कर देते हो, तो एनर्जी जो होगी ये इनकी डिपेंडेंसी इन पे होती है। ठीक है, जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल होगा या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को आप किल करते हो, किसी को भी किल करते हो, तो उनकी डिपेंडेंसी किस पे होती है? अपने प्रीवियस वन पे। उसको आपने हटा दिया तो इनका सर्वाइवल क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इजिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हम आगे देख लेते हैं यहीं पर। आपका टेरेस्ट्रियल फूड चेन क्या हो जाएगी? ग्रास, ग्रास से ग्रास होपर, ग्रास होपर्स, हॉपर्स को किसने खाया? फ्रॉग ने, और देन फ्रॉग को स्नेक ने। ठीक है, ये 4 ट्रॉफिक लेवल्स हो गए हमारे। 4, 3, 2, 1।
ठीक है, फूड ट्रॉफिक लेवल अगर 5 कहता, नॉर्मली कहा जाता है कि 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल में होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, और यहाँ आपसे 4 ट्रॉफिक की पूछा है। अगर नेक्स्ट 5 पूछता तो अब स्नेक के ऊपर ईगल बना देते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को एक ट्रॉफिक लेवल पे आप किल कर देते हो, इट डिस्टर्ब द फूड चेन जो होगी डिस्टर्ब हो जाएगी। द ट्रॉफिक लेवल बिलो विल एक्सपीरियंस पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यू टू reduce predation, while the trophic level above will face resource scarcity impacting the entire ecosystem। क्या बता रहा है, मान लो आपने ग्रास होपर को हटा दिया, ठीक है, तो इनके लिए फूड की स्कैसिटी हो जाएगी, जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल था। और जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का, इनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी क्योंकि इनको खाने वाला जो था वो खत्म हो रहा है। इनकी ग्रोथ बढ़ेगी और इनके अंदर स्कैसिटी, इनको फूड का कंजप्शन की जरूरत होगी, और ये, ठीक है, इनके लिए फूड की स्कैसिटी हो जाएगा और इनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी क्योंकि इनको खाने वाला कोई नहीं है, अगर हमने सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को हटाया इन केस। ठीक है, एनर्जी कैलकुलेशन की हमने बात की, उसको हमने पीछे क्लियर कर दिया यहाँ पर कि 220 जूल जो होगी वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के लिए बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फॉर्मूला फॉर ऑक्सीजन तो O2, और ओजोन के लिए O3। बेनिफिट टू बायोटिक कंपोनेंट्स, ऑक्सीजन हेल्प करती है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ठीक है, रेस्पिरेशन में, फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करती है, ब्रीदिंग में हेल्प करती है, ठीक है। ओजोन क्या करती है, हार्मफुल रेडिएशन दैट इज यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, से प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक, हाउ इज ओजोन फॉर्म एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, रिटन टेक्स्ट आपको आगे मिल जाएगा इसका। एक क्वेश्चन ये आपका पूछा हुआ है कि ये क्या पार्ट्स हैं, ये एमसीक्यूज के अंदर आपका है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो दिस इज एन आइडियल सेटिंग फॉर द हार्डन सिस्टम। ए इज कैचमेंट एरिया, बी इज सैलाइन एरिया एंड सी इज शैलो डगवेल। तो ए आंसर सही है, इसका आप करेक्टनेस देखने के लिए इस डायग्राम से इसको रिलेटेबल कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें दी हुई थी वहां पे कि ये ए है, इसको माना गया है, और बी इज एंड द सी। तो ए बी सी क्या है, और ये खाद्य को दिखा रहा है। द मेजर इफेक्ट ऑफ मोनोकल्चर, मोनोकल्चर का मतलब होता है एक तरह की, एक ही चीज की ग्रोथ होना, सिर्फ एक ही चीज, एक तरह की चीजों को प्लांट करना, एक ही तरह की चीजों को रखना। तो इससे क्या होगा, जब एक ही तरह की चीजों की ग्रोथ होगी तो बायोडाइवर्सिटी जो होगी उन वो फेस करेगी डिस्ट्रक्शन को। जहाँ पे वैरायटीज होती हैं, ठीक है, वैरायटीज होती हैं, वहां पे डिफरेंट इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, डिफरेंट फ्लोरा फोना होते हैं। फ्लोरा फोना दैट इज डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। अगर कोई एक ही प्लांट की आप ग्रोथ करते हो, एक ही तरह के प्लांट के, एक मोनोकल्चर करते हो आप, तो इस पे प्लांट पे पाए जाने वाले कुछ पर्टिकुलर ही इंसेक्ट्स होंगे, कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स होंगे जो इनको खाते होंगे, ठीक है। लेकिन जब आप मोनोकल्चर जब आप अडॉप्ट करोगे तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी जो होगी वो फेसेस लार्ज डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्रिएट अ फूड चेन विच इज द मोस्ट एडवांटेज फॉर ह्यूमन बीइंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। सो ह्यूमंस के लिए ये दे रखा है, तो बोल रहा है कि सबसे एडवांटेजियस कौन सी फूड चेन होगी जो ह्यूमंस के लिए हो। तो सबसे पहले, हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं तो हम ले लेंगे सीरियल प्लांट, ठीक है। एडवांस ह्यूमंस के केस में तो हम इस सीरियल्स को खाते कौन है, ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली खाते हैं हम। ये एडवांटेजेस ज्यादा होगी, रीजन यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल जो है सिर्फ 2 ही ट्रॉफिक लेवल है, और जितने कम ट्रॉफिक लेवल्स होंगे एनर्जी जो होगी ज्यादा होगी, इनके पास एनर्जी ज्यादा पहुंचेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। ट्रॉफिक लेवल बढ़ते जाते हैं तो एनर्जी जो होती है वो रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, तो हम दो, तो बेस्ट क्या है, सीरियल प्लांट को कौन खा रहा है, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, पॉसिबल डिसएडवांटेज, सीरियल प्लांट इज ग्रोइंग इन सॉइल रिच इन पेस्टिसाइड। डिसएडवांटेज क्या होगा, पेस्टिसाइड का सीरियल प्लांट के अंदर अगर ज्यादा इसका अमाउंट होगा तो जो भी ट्रॉफिक लेवल इसको कंज्यूम कर रहा है, स्पेशली सबसे हाईएस्ट जो होता है ह्यूमन बीइंग होता है, जो हर चीज को इटन अप करता है, खाता है, ठीक है, उससे क्या होगा, बायोमैग्निफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, यानी उनके अंदर उनकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा केमिकल का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, जो भी पेस्टिसाइड्स क्या है, ये केमिकल्स होते हैं, तो इनका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव फूड वेब यूजिंग द ऑर्गेनिज्म मेंशन्ड अबव। अब आपको फूड वेब बनाना है ये ऑर्गेनिज्म का यूज करके। तो अगर फूड वेब बनाना है तो सबसे पहले हम कहते हैं कि एक सीरियल प्लांट होगा। एक फूड वेब हमने क्या बनाया कि इसके ऊपर ह्यूमन होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, सीरियल प्लांट होगा। इस सीरियल प्लांट को खाने के लिए होंगे रैट, रैट्स को खाने के लिए रैट्स, ठीक है। रैट को कौन खाएगा, स्नेक, एंड स्नेक को कौन खाएगा, हॉक, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा सीरियल प्लांट, इस सीरियल प्लांट को कौन खाएगा, गोट, गोट को कौन खाएगा, ह्यूमन। एक ये हो गया आपका, ठीक है। और कुछ पॉसिबल, तो ये आपका एक फूड वेब बन रहा है, ठीक है। फूड वेब क्या होते हैं, इनकनेक्टेड फूड चेन, जिसमें बहुत सारी फूड चेन्स हो। तो ये एक फूड चेन ये हो गई आपकी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग ऑन द एनवायरमेंट, सजेस्ट अल्टरनेटिव टू द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग का दो हार्मफुल इफेक्ट क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म जो इस प्लास्टिक बैग को खा लेता है, उस वो उसके गलत चोक हो जाएगा, फाइनली उसकी डेथ हो सकती है। दूसरा, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में एज सच पड़े होंगे, ठीक है, तो पोल्यूशन कॉज करते हैं। प्लास्टिक, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट और क्या होता है, अगर प्लास्टिक बैग्स को अगर आप बर्न करते हो, जलाते हो या प्लास्टिक्स को, तो उससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। तो ये हो गए, इनका अल्टरनेटिव क्या है कि हम पेपर बैग्स यूज करें, जूट बैग्स यूज करें, या जूट के बैग्स यूज करें, ठीक है। पेपर बैग्स, जूट बैग्स, इनका यूज करें, और ग्लास बॉटल्स का यूज करें in place of plastic bottles. List any two practice that can be followed to dispose of the waste produced in our home. हमारी क्या दो प्रैक्टिस हो सकती है अपने घर के वेस्ट को घर से बाहर फेंकने के लिए। सो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि हमारे घर के जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, सबसे पहले तो हमने जैसे पढ़ा था कि हमने पीछे डिस्कस किया कि हम जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं लाइक पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इनको हम इनसे हम कंपोस्ट फॉर्म करें, ठीक है, कंपोस्ट बनाएं। दूसरा, जो आपके लाइक प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं, इनको हम रीयूज करें या इसको रिसाइकल के लिए भेज दें। और पेपर्स वगैरह जो होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, इनका क्या करें, इनकी भी रिसाइकलिंग करवाएं, ठीक है। तो ये कर सकते हैं हमें। नेक्स्ट, ये आपका टेक्स्ट, ये आपका एक पैरा दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। टू मेथड्स ऑफ इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन इन योर स्कूल। दो मेथड्स क्या हो सकते हैं स्कूल्स के अंदर कि बच्चों, एक हम बिन बनाए जो स्पेशली प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के लिए हो, जिसमें सारे प्लास्टिक की चीजें डालें बच्चे, थ्रो करें। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा मेथड होगा कि हम प्लास्टिक जो होती हैं इनसे हम डेकोरेटिव आइटम्स यूज करें, बनाएं, ठीक है, डेकोरेशन पर्पज से डेकोरेटिव आइटम्स को बनाने के लिए इसको यूज करें। नेम एनी टू यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इन डेली लाइफ। सिंगल यूज चीजें क्या क्या हो सकती हैं, एक तो प्लास्टिक बॉटल जो नॉर्मली जर्नी में सब यूज करते हैं और थ्रो करते हैं, वो सिंगल यूज है, प्लास्टिक बॉटल्स। दूसरा, जो हम स्ट्रॉ यूज करते हैं, स्ट्रॉ यूज करते हैं ना, स्ट्रॉ, ये क्या है, ये सिंगल यूज प्लास्टिक है। इफ वी डिसकंटिन्यू यूज ऑफ प्लास्टिक, हाउ कैन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली सब्स्टिट्यूट, ये सब हमने पीछे डिस्कस कर लिया है कि अगर हमने प्लास्टिक नहीं यूज करना तो क्या करना है, तो हम पेपर बैग, जूट बैग, इनका यूज करें, पेपर बैग्स, जूट बैग्स, बैग्स का यूज करें, ग्लास बॉटल्स का यूज करें, इनको रिसाइकल करना आसान होता है, ठीक है। डू यू थिंक माइक्रोब विल वर्क सिमिलर इन लैंडफिल साइट्स एज दे वर्क इन लेबोरेटरी। सो तो जो माइक्रोब्स होते हैं आपके लैंडफिल्स, यानी जहाँ पे कूड़े थ्रो किए गए हैं, आपके कहीं पे फेंक दिए गए हैं, ठीक है, उस पे माइक्रोब्स का एक्शन और आपके लेबोरेटरी के अंदर ये एक सा नहीं होता, क्योंकि लेबोरेटरी में हम अपने अकॉर्डिंग
जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम प्रोवाइड कराते हैं, वो कंडीशन हम प्रोवाइड कराते हैं। जबकि लैंडफिल्स में जो भी चीजें होंगी वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करेंगी कि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है माइक्रोब्स के फंक्शन के लिए। ठीक है। सो एक सा इनका वर्क सिमिलरली, लैंडफिल सिमिलर नहीं होगा, सेम वर्क करेंगे बट इन्वायरमेंटल कंडीशन पे ये डिपेंड करेंगे यहाँ पर, और यहाँ हम उस चीज को प्रोवाइड करा देंगे इनकी रिक्वायरमेंट पर। ठीक है। फूड वेब किस कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं आपके, तो हमने क्या बताया अभी पीछे, हमने अभी एक लाइन बोली कि फूड चेन्स मिलती हैं और फूड वेब का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पे आपका है कि वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम। बहुत सा जो वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन्स होती हैं इकोसिस्टम की, वही क्या करती हैं, फूड वेब बनाती हैं। ठीक है, द बेस्ट आंसर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से आपको निकालना है, इनकरेक्ट जो गलत हो। ठीक है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, दैट इज रॉन्ग। तो ओजोन इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट। ओजोन शील्ड करता है सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओजोन इज डेडली पॉइजनस गैस, ये भी करेक्ट है, ये डेडली पॉइजनस गैस होती है। ओजोन गेट डिकम्पोज बाय यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन से ओजोन डिकम्पोज नहीं होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूवी रेडिएशन से स्प्लिट हो जाते हैं ऑक्सीजन एटम्स में, और ये ऑक्सीजन एटम जो होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलता है और ओजोन का फॉर्मेशन करता है। तो डिकम्पोज वर्ड यहाँ पे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्विच ऑफ unnecessary लाइट एंड फैंस एंड रिपेयर लीकिंग टैप्स, करेक्टली रिफाइन विच टर्म्स ऑफ 5 आवर्स। 5 आवर्स में रिसाइकल, रीयूज, रिपर्पस, रिड्यूस, इनके अंदर ये लाइट ऑफ करना, स्विच ऑफ करना लाइट्स को या फैंस को, या लीकिंग टैप्स के रिपेयर, ये किस के अंदर आएगा? रिसाइकल के अंदर नहीं आएगा, रीयूज भी नहीं है, इसका हम दोबारा यूज नहीं कर रहे हैं, रिपर्पस भी नहीं है ये, और रिड्यूस कह सकते हैं हमें। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, कि हम रिड्यूस कर दें। ठीक है, किसी चीज को में कमी लाएं। द रेनी विलेज ऑफ गढ़वाल इज फेमस फॉर, ये चीज, ये कहाँ से, रेनी विलेज ऑफ गढ़वाल, ये हम चिपको मूवमेंट के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, ये फेमस किसके लिए है? चिपको मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मीन बाय ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन? ट्रॉफिक लेवल से आप क्या समझते हो? तो ट्रॉफिक लेवल जो होती है स्टेप्स होती हैं एनर्जी फ्लो करने के लिए एक फूड चेन के अंदर। एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन बनानी है 4 ट्रॉफिक लेवल के साथ, हमने पीछे बनाई है ऑलरेडी। द एनर्जी फ्लो इन ए फूड चेन इज ऑलवेज यूनिट डायरेक्शन, एक क्वेश्चन रिपीटेड है आपका। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि यूनिट डायरेक्शन और क्यों होती है, क्या रीजन है। आप इसको कैसे क्लैरिफाई करोगे कि जो एनर्जी जो होती है एक लेवल से दूसरे लेवल या दूसरे से थर्ड लेवल पे पहुंच गई, वो कभी भी बैक नहीं आती। अब यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, इसको आपको कंप्लीट करना है। इकोसिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल एंड, ये हो जाएगा आपका एक्वेटिक। ठीक है, इकोसिस्टम की डिफिनेशन क्या होती है कि जितने भी ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एरिया, कंपोनेंट्स ऑफ environment of the environment of the particular area of the environment of a particular area। ठीक है, अब कंपोनेंट्स क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स है, दूसरा क्या हो जाएगा आपके? ए बायोटिक। ठीक है, ए बायोटिक। अब बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बायोटिक यानी लिविंग चीजों से ये बने हुए होते हैं, जिसमें अंदर हमने पढ़ा था कि प्रोड्यूसर्स, दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ये आ जाएंगे। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे आपकी? वाटर, टेम्परेचर, सॉइल। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोसिस्टम से आप क्या समझते हो? दोबारा ये डिफिनेशन पूछ रही है। ठीक है, वन एग्जांपल ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल इकोसिस्टम का एक एग्जांपल क्या हो जाएगा? नेचुरल लाइक पॉन्ड्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये सारे एग्जाम्पल सिर्फ पूछा है तो इसमें से कोई भी आप एक दे दोगे। ठीक है, मैन मेड कौन सा हो जाएगा आपका? किचन गार्डन, किचन गार्डन, और क्या हो जाएगा? एक्वेरियम। ठीक है,
कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए दूसरों पर, ठीक है। लाइक ये अपना फूड, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, दोज who did not या didn't synthesize or form their food, their own food, ठीक, ठीक है, and depends on producers for their food, okay। कंज्यूमर क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड। प्रोड्यूसर कौन हो गए? प्लांट्स आपके। फोर कैटेगरीज प्लांट्स पे डिपेंड करने वाले क्या क्या हो जाते हैं, एक हम पढ़ते हैं, दैट इज हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स, बी कार्निवोर्स, सी ओमनिवोर्स, और क्या हो जाएंगे? पैरासाइट्स, ठीक है। ये फोर कैटेगरीज हो गई हमारी। नेक्स्ट, व्हाट इज ओजोन? ओजोन क्या है? ओजोन क्या है? ओजोन इज अ गैस जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। कैसे बनती है इसके बारे में हमने पढ़ा। अफेक्ट कैसे करेगी इकोसिस्टम को? कहा जाता है कि इकोसिस्टम में जो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स जो होती हैं, सेंसिटिव प्लांट लीव्स जो होती हैं, उनके अंदर लीव्स रिड्यूस कर देते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। रिड्यूस फोटोसिंथेसिस। ओजोन जो है अब इकोसिस्टम को अफेक्ट कैसे करता है कि सेंसिटिव प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसमें जो होगा फोटोसिंथेसिस जो हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है? ये प्लांट्स इस मेथड से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। लिस्ट यू ह्यूमन मेड इकोसिस्टम हमने पहले डिस्कस कर लिया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। वी डू नॉट क्लीन अ पॉन्ड इन द सेम मैनर एज वी डू एक्वेरियम। रीजन, पॉन्ड जो है एक नेचुरल इकोसिस्टम है जो सेल्फ सस्टेनिंग होता है, जबकि आपका एक्वेरियम जो है वो एक मैन मेड इकोसिस्टम है। इसके बारे में जस्टिफिकेशन हमने पीछे क्वेश्चन में किया हुआ है। नेम द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म which form in the first trophic level of all food chain, why they are called so? So group of organisms which form the first trophic layer, they are called producers। इनको producers कहते हैं। why इनको producer क्यों कहते हैं? producers कौन है? plants। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खुद फोटोसिंथेसाइज करते हैं, अपना फूड खुद फॉर्म करते हैं, ठीक है। Why are the human beings are most adversely affected by the biomagnification? क्योंकि एक फूड चेन जो एनर्जी फ्लो डायग्राम में होता है, उनके जो स्टेप होते हैं एक फूड चेन में, जो हाईएस्ट लेवल होता है उसमें सबसे ऊपर जो होता है वो मैन आता है, ठीक है। मैन, ह्यूमन बीइंग आता है, ठीक है। तो इनके अंदर केमिकल का कंपोजिशन सबसे ज्यादा होता है। लाइक हम 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 ग्रीन प्लांट्स को भी खाते हैं, हम अदर एनिमल्स को भी खाते हैं जो इन्हीं प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हम ह्यूमंस के अंदर, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर जो केमिकल्स का कंपोजिशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे। डिकम्पोजर्स अगर ना हो इन्वायरमेंट में तो क्या होगा? नेचुरल, फ्रॉम ए नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम के डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो जितने भी वेस्ट हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जितने भी वेस्ट प्रेजेंट हैं, ठीक, वो डिकम्पोज नहीं होंगे और एज सच वो हमारे इन्वायरमेंट में पड़े रहेंगे। डिकम्पोजर्स होते कौन है? बैक्टीरियाज और फंजाई, ठीक है। तो हम हमारे इन्वायरमेंट में एज सच जितने भी वेस्ट हैं, जो गार्बेज है, वो एज सच पड़े रहेगा। इन द फॉलोइंग फूड चेन, यहाँ फिर से आपका फूड चेन, ये क्वेश्चन रिपीटेशन में आ रहा है, बार बार आपसे पूछ रहा है। 10% लॉ को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2 जूल ऑफ एनर्जी वॉज अवेलेबल टू द पीकॉक, ठीक है। 2 जूल। हाउ मच एयर वुड हैव बीन प्रेजेंट इन ग्रास? तो आप इसको बढ़ाते जाओ, 20, 200, 1000, तो 20,000 हो जाएगा। हमने कहा था ना आगे बढ़ते हुए 1 को 0 हटाते जाएंगे, तो यहाँ पे 0 लगाते जाएंगे, तो ग्रास पे कितने होंगे? 2000, 20,000
जूल एनर्जी प्रेजेंट होगी। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय गार्बेज? गार्बेज किससे क्या समझते हो? रिफर्स टू द वेस्ट और डिस्कार्डेड मटेरियल ऑफन कंसिस्टिंग ऑफ हाउस होल्ड, हमारे घर से भी निकलता है और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होता है। दो क्लासेस गार्बेज के क्या हैं, एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल, दूसरे होते हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल। व्हाट डू वी एक्चुअली मीन व्हेन वी से दैट एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन? ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, इससे आप क्या समझते हो कि एंजाइम्स जो होते हैं अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ से यहाँ ये क्लियरेंस दिया गया था कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं लाइक फंजाई और बैक्टीरिया ये जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो वेस्ट है इन पे वर्क करते हैं, लेकिन प्लास्टिक्स पे नहीं करते। लाइक हर एक एंजाइम, पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए अपने जाना जाता है, एक ही एंजाइम सारे एक्शंस को परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, उसी तरह जो आपके फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट, हमारे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, ठीक है, उन पे ये एक्ट करते हैं। वो वेस्ट जो ब्रेक हो जाएंगे, ये प्लास्टिक्स जिसे कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, इन पे वर्क नहीं करते हैं। लाइक एंजाइम्स का यहाँ पे रेफरेंस दिया गया था कि हर हर पर्टिकुलर चीज, कोई भी रिएक्शन है उसके लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, एक ही एंजाइम सारा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे आपके एनसीईआरटी की लाइंस उठाई गई हैं। कुल्हड़ डिस्पोजेबल कप मेड ऑफ क्ले and disposable paper cups both are used as an alternative for disposable plastic cup। यानी प्लास्टिक कप्स का अल्टरनेटिव्स जो है, डिस्पोजेबल कुल्हड़ कप्स भी यूज किए जाते हैं, पेपर कप्स भी यूज किए जाते हैं। विच वन ऑफ दीज कैन बी कंसीडर्ड एज ए बेटर अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक कप्स एंड व्हाई? प्लास्टिक कप का कौन बेटर अल्टरनेटिव है? तो डिस्पोजेबल पेपर कप को बेटर अल्टरनेटिव माना गया है। ये एनसीईआरटी की आपकी लाइन से जहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है कि रीजन कि जो कुल्हड़स होते हैं ये टॉप मोस्ट सॉइल, जो कि फर्टाइल सॉइल होती है आपकी, टॉप सॉइल से बनते हैं, टॉप सॉइल से बनते हैं कुल्हड़स जो होते हैं, जो कि क्या है, फर्टाइल। और अगर फर्टाइल सॉइल आप रिमूव करोगे तो प्लांट की फर्टिलिटी पे अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए डिस्पोजेबल पेपर कप को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इन विद रिस्पेक्ट टू दिस कुल्हड़स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्ट बाय द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, स्टेट द रीजन। ये रीजन हम पीछे दे चुके हैं। वह कैन ऑर्डिनरी वॉशिंग ऑफ द एडिबल फ्रूट नॉट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? अब ये भी एनसीईआरटी की आपकी लाइन यहाँ दी हुई है कि आप जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मार्केट से लाते हो वो वॉशिंग से, अगर वॉशिंग से आप चाहो कि उसके केमिकल रिमूव हो जाएं, तो जो बाहर चीजें लगी हैं वो तो उसकी रिमूव हो जाएंगे, लेकिन एक प्लांट जिसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उस इस सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स इस प्लांट को मिले, अब इसके फ्रूट के वो अंदर हैं, उस चीज को आप वॉश आउट करके बाहर नहीं निकाल नहीं सकते हो। ठीक है ना, इसके इस फ्रूट को अब हम लेके आए अगर बाहर, तो इसके बाहर जो भी डस्ट होंगे, जो भी जर्म्स होंगे, हम उसको वॉश करके रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो भी केमिकल्स होंगे उसको आप चलो वॉश करके दोगे, लेकिन इस ये जो फॉर्मेशन है, इसके फॉर्मेशन में जो केमिकल यूज हुआ है वो आप रिमूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बायो ये भी आपके एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर की गई है कि ऑर्डिनरी वॉशिंग जो होती है एडिबल फ्रूट की बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को रिड्यूस इसलिए नहीं कर सकती है कि जो केमिकल्स इन फ्रूट का फॉर्मेशन ही उन केमिकल से, सॉइल से इनके अंदर आ गए हैं वो। ठीक है ना, बाहर की वॉशिंग से बाहर की चीजें हटाई जा सकती हैं, फ्रूट के अंदर या वेजिटेबल्स के अंदर की नहीं। ह्यूमन मेड इकोसिस्टम से आप क्या समझते हो? एग्जाम्पल देना है। कैन ह्यूमन सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर? सो सेल्फ सस्टेनिंग ह्यूमन मेड इकोसिस्टम क्या क्या होते हैं? लाइक किचन गार्डन या क्रॉप फील्ड हो गई या आपकी एक्वेरियम हो गया। ठीक है, एग्जांपल्स हो गए इसके। ह्यूमन मेड इकोसिस्टम कौन होंगे? जो ह्यूमंस ने बनाए होंगे। एग्जांपल हमने दे दिया, कैन अ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम बिकम सेल्फ सस्टेनिंग? सेल्फ सस्टेनिंग हो सकते हैं अगर उसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो होंगे वो बैलेंसिंग हो। ठीक है, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट हो और इसमें डिकम्पोजर्स को हम रख दें। ये दो चीजें अगर हम डाल दें तो एक
आपका सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, बैलेंस हो इनके बीच। होता है तो होता नहीं है, होने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। द इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफ स्टाइल लेड टू generation of large amount of waste में less students justify this statement. So जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल इंप्रूव हो रही है, ज्यादा से ज्यादा वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है। श्योरली हम, अगर आप ऐसे देखो कि हम मैरिज में किसी शादी में जा रहे हो आप, तो वहां पे आप देख रहे हो कि डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज हो रहे हैं, डिस्पोजेबल कप्स यूज हो रहे हैं, डिस्पोजेबल वाटर बॉटल, यानी वन यूज सब करो और थ्रो कर दो, तो वेस्ट का प्रोडक्शन बढ़ गया है पहले से। ठीक है, the change in packaging had resulted in the waste become non-biodegradable. Give two example from daily life justify this statement. तो ये टेक्स्ट आपको मिल जाएगा नीचे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल से आप क्या समझते हो? ऑटोट्रॉप्स को फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल फर्नी फूड चेन में क्यों डाला जाता है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड फॉर्मेशन करते हैं। ऑल प्लांट और एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमंस, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बन, दैट इज प्लांट्स। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इनको ही माना जाता है। स्टेट द रीजन फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन नेचर। लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल नेचर में क्यों है? क्योंकि जितने नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल बढ़ेंगे तो एनर्जी का जो फ्लो होगा वो कम होता जाएगा, और जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल होता है उसको मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो मिनिमम और लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल रखे जाते हैं, मेनली 3 to 4, कभी कभी 5 भी जाते हैं। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है आपका, कि डिफरेंट स्टेजेस को शो करता है फूड चेन के। 2023 में क्या क्वेश्चन था आपका? किचन गार्डन कॉल एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट को नेचुरल इकोसिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्टिफिशियल किचन गार्डन जो है वो मैन मेड इकोसिस्टम, यानी हम ह्यूमंस का इंटरप्शन होता है, जबकि फॉरेस्ट के अंदर ह्यूमन इंटरप्शन नहीं होता है, वो सेल्फ सस्टेनिंग होता है। While designing an artificial ecosystem at home, right, any two things to be kept in mind to convert into a self-sustaining system give reason to justify your answer. हमने पीछे डिस्कस किया बायोटिक एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होंगी उनकी बैलेंसिंग और डिकम्पोजर का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन फॉर ट्रॉफिक लेवल कंप्राइजिंग द फॉलोइंग। आपको एक फूड चेन बनानी है, तो प्लांट्स हो जाएगा पहले, देन प्लांट्स को खा रहे हैं रैट, रैट को खा रहा है स्नेक, स्नेक को खा रहा है हॉग। ठीक है, तो ये 4 लेवल्स हो जाएंगे, 4 ट्रॉपिक लेवल्स हो जाएंगे इसके। फिर यहाँ पे 20,000 जूल ऑफ एनर्जी वाज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू द ऑर्गेनिज्म टू द सेकंड ट्रॉपिक लेवल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय द वन थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑफ द टू द फोर्थ। थर्ड ट्रॉपिक लेवल से फनी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल को कितनी एनर्जी मिली, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है पीछे। लेट्स डू इट। प्लांट्स हैं या प्रोड्यूसर्स जिनको आप कह रहे हो, यहाँ पे कितनी है? 20,000। ठीक है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल आपका हो गया सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। ठीक है, calculate the amount of energy that will be transferred by organisms of the third trophic level to the organisms of the in third trophic level से fourth trophic level को कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराई गई। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2000, यहाँ हो गया आपका 200, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक कितनी पहुंची? 20 जूल एनर्जी पहुंची। ठीक है, सब जूल में रहेगी आपकी, यहाँ से आप इसको क्लैरिफाई कर दोगे। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉर्ट नहीं हो रहे हैं, आपसे नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, आपको इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।